स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। उदयराज जी के इस जन्मशती वर्ष में हम उनकी अमूल्य साहित्यिक धरोहर आप तक लेकर आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। आइए आज सुनते हैं परदेसी। मेरे पिता अपने गांव के विशाल बंगले में किसी एक कोने में बैठ जाते और वहीं उनका चलता फिरता दफ्तर भी खुल जाता। उनकी कुर्सी की बगल में एक मेज रहती जिस पर तमाम हिंदी तथा बंगाली पत्रिकाएं रहती। कुछ पुस्तकें रहती, हिंदी और बंगला दोनों की, तथा पन्नों का एक गुच्छा भी रहता। उनकी पुस्तकों तथा पत्रिकाओं पर कत्था और चूना के दाग अवश्य अनेकों शक्लों में उगे रहते, क्योंकि सुबह से रात सोने तक के दरमियान अनेकों मगही पान के बीड़े और हकीम अजमल खां के नुस्खे की तर्ज पर बना उनका जर्दा उनके मुंह में घुलते पिघलते रहते। दिन में झपकी लेने के समय उनकी रसना जो आराम फरमाती, नहीं तो वो सदा रस पीती ही रहती। खैर, इसी मेज पर मैंने एक दिन देखा कि एक नई किताब भी उसी रंगीन हालत में पड़ी हुई है। शाम को जब पिताजी टहलने निकल जाते तो छिपकर मैं वहां पहुंच जाता और उन तमाम नई पुस्तकों तथा पत्रिकाओं को उलट पुलट कर देखता जाता। इसी खोजबीन में एक दिन देखा कि श्री रामधारी सिंह दिनकर लिखित सद्य प्रकाशित कविता पुस्तक रेणुका वहीं रखी है और हमारे गोपाल भैया, जो आज ही पटना से आए हैं, उसे धीरे से उठाकर उसकी 2-4 पंक्तियों का रसास्वादन कर बाबूजी के डर से उसे झट मेज पर रख देते। मेरा कौतूहल जागा। मैंने जैसे ही कहीं से एक पन्ना खोला तो सामने ही देखा शिशिर और वसंत के रूपक पर बना महान शिल्पी महारथी का एक निर्वस्त्र युवती का रंगीन चित्र, जो कह रही है, मैं शिशिर शीर्णा चली, अब जाग ओ मधुमास वाली। मैंने झट उसे बंद कर दिया, क्योंकि उस युग में मेरे ऐसे किशोर को वैसा चित्र देखना किसी को भी सहन नहीं था। फिर हिम्मत कर मैंने रेणुका को खोला तो मिल गया माया के मोहक वन की क्या कहूं कहानी परदेसी, भय है सुनकर हंस दोगे मेरी नादानी परदेशी। इस परदेशी शीर्षक कविता पर तो मैं मोहित हो गया। बार बार पढ़ता गया और हर बार उसमें एक नई आभा मिली, एक नई मोहकता मिली, जो मुझे ग्रसित करती चली गई कि मुझे पिताजी यानी राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह के आने की आहट मिली और मैं उसी तरह रेणुका को उनकी मेज पर झट रखकर तुरंत भाग निकला। इस तरह लुक छिपकर रेणुका का मेरा रसास्वादन हफ्तों चला और गोपाल भैया तो बाबूजी के सामने ही बैठकर पढ़ते और कभी कभी गुनगुनाते भी रहते। रेणुका दिनकर की प्रथम पुस्तक थी और मेरा उनसे परिचय का प्रथम माध्यम थी। इसे पढ़ने के बाद दिनकर जी को देखने की उत्कंठा मुझ में तीव्र होने लगी, जो वर्षों बाद शांत हुई जब उनके दर्शन मुझे 1937 में आरा के बिहार प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में अकस्मात हुए। सम्मेलन प्रारंभ ही होने वाला है। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह, तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार, आचार्य बद्रीनाथ वर्मा, श्री शिव पूजन सहाय, मनोनीत अध्यक्ष श्री पीर मोहम्मद यूनिस, श्री राम वृक्ष बेनीपुरी इत्यादि दर्जनों साहित्यकार मंच पर विराजमान हो गए हैं। स्वागताध्यक्ष राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह अपने ललित भाषण सुनाने मंच पर जा चुके हैं कि मैंने देखा एक लंबा, खूब गोरा, सुंदर जवान मंथर गति से पंडाल में प्रवेश कर रहा है और उसके साथ कुछ युवक लग गए हैं जो एक जुलूस में उसे अंदर लिए बढ़े आ रहे हैं। मैं चकित हो उस श्वेत वस्त्रधारी युवक को देख रहा हूं
और अपने शिक्षक पंडित जगदीश शुक्ल से पूछता हूँ, ये कौन है? और उत्तर मिलता है, यही ना कवि दिनकर हैं, उदीयमान कवि। दिनकर जी झट रोस्ट्रम के समीप ही जगह बनाकर बैठ जाते हैं। पंडित जगदीश शुक्ल, राधा बाबू तथा मैं रोस्ट्रम के सामने बैठे हैं। आयोजकों ने लाउडस्पीकर की व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि सभी राजा साहब का हिंदी हिंदुस्तानी पर ऐतिहासिक भाषण सुनने के लिए रोस्ट्रम के समीप ही आकर बैठने के प्रयास में भिड़ गए। पिताजी के भाषण की हर पंक्ति पर दिनकर जी को मैंने झूमते हुए देखा और ये भी कहते हुए सुना, आप राजा साहब से सहमत हों या ना हो, मगर अपनी बात को जिस खूबी से वो रख रहे हैं उस पर दाद दिए बिना रहा नहीं जाता। दिनकर एक अनूठी प्रतिभा के धनी थे और उस छोटी उम्र में भी मैंने पाया कि बातों को सही सही समझने की उनमें अपूर्व क्षमता थी। फिर दिनकर जी से मेरी भेंट चौथे दशक में पटना में हुई, जब पुस्तक भंडार लहरिया सराय से उनकी पुस्तकों की रॉयल्टी के सवाल को लेकर झंझट खड़ा हो गया और राजा साहब पर उसकी पंचायती करने का भार सौंपा गया। उनके साथ बेनीपुरी जी और श्री शिवपूजन सहाय के हिसाबों का भी मामला जुड़ गया था। अंत में तीनों महारथियों ने अपना संबंध विच्छेद उसके प्रकाशक महोदय से कर लिया। फिर तो पटना में मैंने अशोक प्रेस की स्थापना की और दिनकर जी के संपर्क में खूब आया। उन दिनों वो यहीं बिहार सरकार के प्रचार विभाग में अफसर थे। एक दिन मेरे प्रेस में फिटन पर पंडित धनराज शर्मा के साथ पहुंच गए और आदेश देने लगे, शर्मा जी का साहित्यिक जय हिंद आपके ही प्रेस में छपेगा और पंडित मथुरा प्रसाद मिश्र संपादक होंगे, जो बाद में सांसद हुए और अंत में आचार्य रजनीश के नामी चेला कोई स्वामी जी। 1950 की रामनवमी को नई धारा का जन्म हुआ और उसके प्रकाशन के अनुष्ठान में श्री शिव पूजन सहाय, श्री राम वृक्ष बेनीपुरी तथा श्री जगदीश चंद्र माथुर ICS के साथ साथ ही दिनकर जी का भी बड़ा हाथ था। प्रथम अंक में ही श्री मैथिली शरण गुप्त की कविता के बाद राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का दिनकर द्वारा लिया गया इंटरव्यू छपा है। इस कालखंड में दिनकर जी पटना में हमारे निवास स्थान की बगल में ही रहते थे, इसलिए रात दिन उनका साथ रहा और कभी रश्मिरथी तो कभी कुरुक्षेत्र के सर्ग को घंटों सस्वर हमें सुनाते और बहुत लोग धीरे धीरे जुट जाते। मधुमेह घुन की तरह उनके शरीर को खोखला बनाने की प्रक्रिया में जुट नहीं गया था और स्वास्थ्य तथा शारीरिक ऊर्जा से पूर्ण रूप से भरे हुए थे। वाणी में बड़ी शक्ति थी और शरीर में स्फूर्ति। उस घरेलू कवि सम्मेलन में कभी कभार माथुर साहब भी जुट जाते। फिर क्या कहने, एक ओर महाकवि तथा दूसरी ओर प्रसिद्ध नाट्यकर्मी, सोने में सुहागा। ये गोष्ठी पूर्ण रूप से सफल हो जाती और राजा साहब के गेय गद्य की चाशनी की बानगी भी कभी कभी वाणी के चमत्कार की प्रदर्शनी पर एक नया रंग बिखेर देती। ये कालखंड मेरे जीवन का स्वर्ण काल था, जब मुझे दिनकर जैसे महान कवि का सानिध्य प्राप्त रहा। असल में उन दिनों वो रश्मिरथी की रचना कर रहे थे, इसलिए कर्ण और कुंती संवाद तो सस्वर सुनाने में वो हमारी आंखों से आंसू की अविरल धारा बहवा देते थे। जब वो गाते गाते अपने में तल्लीन हो भाव विभोर हो जाते तो मेरे ड्राइंग रूम में बैठे दर्शक श्रोता भी किसी दूसरी दुनिया में भ्रमण करने लगते। जितनी शक्ति उनकी लेखनी में थी, उससे कहीं अधिक शक्ति उनकी वाणी और गले में थी। तभी तो एक बार माथुर साहब ने कहा था, दिनकर ऐसा वाक्पटुता में प्रवीण व्यक्ति उन्हें कभी नहीं मिला था। मगर सुख के दिन टिकाऊ नहीं होते। दिनकर जी शीघ्र ही हिंदी के प्रोफेसर नियुक्त हो मुजफ्फरपुर चले गए। फिर 1952 में उन्होंने एक लंबी छलांग ली और राज्यसभा के लिए कांग्रेस टिकट पर खड़े किए जाने के लिए मनोनीत हुए। मेरे भाई श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह स्वतंत्र रूप से खड़े हुए।
उन्हें झारखंड पार्टी तथा जयप्रकाश जी की पार्टी का समर्थन प्राप्त था। निर्वाचन पदाधिकारी के सामने अर्जी की छानबीन में भाई ने दिनकर जी की बड़ी सहायता की। साहित्यकार विधि की बारीकियां भला कहाँ समझ पाता। तभी से भैया तथा दिनकर जी में घनिष्ठता बढ़ी और दोनों साथ ही साथ राज्यसभा में पहुंच गए। दिनकर जी जैसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति के लिए राज्यसभा ही शायद उपयुक्त स्थान था, जहां से सारे देश का नक्शा उभरता है और उन्हें उसे मापने में विशेष मजा भी मिलता। फिर क्या था, कभी दिल्ली तो कभी मद्रास, कभी त्रिवेंद्रम तो कभी सोमनाथ, कभी चित्तौर और हल्दी घाटी तो कभी अजंता की चित्रित गुफाएं, कभी आसाम तो कभी कश्मीर, कभी पंजाब तो कभी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। देश को नाप कर वो विदेश की यात्रा पर निकल पड़े। चीन, लंदन, यूरोप के कला केंद्रों तथा साहित्यकारों से भी संपर्क स्थापित किए कि एक दिन अकस्मात सुना कि दिनकर जी राज्यसभा की सदस्यता छोड़कर भागलपुर कुलपति होकर जा रहे हैं। मैं आसमान से जमीन पर आ गिरा। दौड़ा दौड़ा उनके निवास स्थान पर पहुंचा तो दिनकर ने मुझे देखते ही कहा, शिवाजी, आप मुझे बधाई न दें, शाप मुझे मिल चुका है। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण वल्लभ सहाय ने मुझे बुलाकर कहा, जाओ दिनकर, तुम्हें मैं शाप देता हूं। जा, भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति हो जा। तो एक दिन संसार फतह कर दिनकर जी चल दिए अपने घर भागलपुर। खोदा पहाड़, निकली चूहिया। खैर, दिनकर जी ने भी कुलपति होने का सुख दुख अंत में उठा ही लिया, मगर वो ज्यादा दिन टिके नहीं, इस्तीफा दे लौट आए। मैं फिर उनसे मिलने गया, पास में बिठाया और अपने ही कहने लगे। क्या बताऊं, सब ठीक ही चल रहा था जब तक मैंने निर्णय लेना बंद रखा। सिंडिकेट के सभी सदस्य मुझसे खुश रहे, मगर जिस दिन मैंने निर्णय लेना शुरू किया उसी दिन से सदस्य मेरे खिलाफ हो गए और अंत में इस्तीफा देकर हट जाना ही उचित समझा। अब मैं स्वतंत्र हूं। अब तक दिनकर जी पर पारिवारिक बोझ बहुत बढ़ गया था। प्रथम पुत्र राम सेवक के युवावस्था में ही निधन ने उन्हें तोड़ दिया। फिर जब उनकी बेटियां बड़ी हुईं तो उनकी शादी का बोझ उन्हें निराश करता रहा। उनकी जाति में तिलक दहेज की ऐसी भीषण प्रथा है कि एक दिन मुझे बड़ी मायूसी से कहने लगे, शिवाजी, कोई बेटे का बाप ये नहीं मानता कि मैं एक निर्धन कवि हूं, कोई धनाढ्य या जमींदार या काश्तकार नहीं। सभी समझते हैं कि लखपति हूं, करोड़पति हूं। उसी हैसियत से दहेज भी दूंगा। ये घोर विडंबना। खाऊं किधर की चोट, बचाऊं किधर की चोट। और यही चोट उनकी मृत्यु का कारण भी बनी। भागलपुर से वो हिंदी सलाहकार समिति के निदेशक हुए, जिससे संयुक्त सचिव का दर्जा मिला है। इसी मानसिक अवस्था में उर्वशी और परशुराम की प्रतिज्ञा जैसी कालजयी रचनाओं का प्रणयन भी किया, मगर उनके मन की शांति समाप्त हो गई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने पर मैंने जब उन्हें बधाई फोन पर दी तो कोई खास प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं जताई। सिर्फ इतना कहा, शिवाजी। फिर सुन्न हो गए, सुन नहीं रहे। मैंने भी फोन रख दिया। हिंदी सलाहकार समिति के कार्य से मुक्त हो वो तिरुपति गए और बाबू गंगा शरण सिंह ने मुझे जैसे बताया, वहां प्रार्थना में उन्होंने भगवान से कहा कि उनकी बची हुई आयु वो जयप्रकाश जी को देश सेवा के लिए दे दें। भगवान ने शायद उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। दूसरे दिन बेलोर की यात्रा में जयप्रकाश जी भी मद्रास पहुंचे। वहां वो पौरुष ग्रंथि का ऑपरेशन कराने जा रहे थे। शाम को समुद्र के किनारे बैठकर जयप्रकाश जी को खूब अपनी कविताएं सुनाई। साथ में गंगा बाबू भी थे। सभी श्री रामनाथ गोयनका, मालिक इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के मद्रास निवास में ठहरे थे।
वहीं रात्रि में दिनकर जी को हृदय का दौरा आया। गंगा बाबू ने शीघ्र ही एम्बुलेंस मंगाया और उन्हें लेकर अस्पताल भागे, मगर रास्ते में ही माया के मोहक वन से सभी नाते रिश्ते तोड़कर परदेशी उड़ चला अपने पिया के देश। स्वर्गीय श्री फणेश्वर नाथ रेणु तथा मैं साथ ही साथ उनकी अंत्येष्टि में पटना घाट पर खड़े हैं। उस समय बिजली बत्ती फेल हो गई थी, घुप अंधेरा था। रेणु जी ने कहा, शमशान का पूरा दृश्य उभर आया है। कवि की सहायता प्रकृति कर रही है। धूं धूं कर आग न जलती होती तो कुछ भी नजर नहीं आता। चिता जब शांत हो गई तो मैं मोटर में आकर बैठ जाता हूं और घर की ओर परदेश की पंक्तियों को गुनगुनाता निकल जाता हूं। आखिर हम सब परदेशी ही तो हैं। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको जरूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।